अब आपको पासबुक प्रिंट करवानी हो या बैंक अकाउंट खुलवाना हो या फिर बैंक के द्वारा दी गई जितनी भी योजनाएं और स्कीम्स हैं उनका लाभ उठाना हो तो आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज पिंकी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। आज हम कुछ ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बैंकिंग से जुड़ा हुआ है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, बैंकिंग की सुविधाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। वो कदम है 75 DBUs यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोलने का 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। यहाँ पर 75 का जो सिग्निफिकेंस है 75 का जो सिग्निफिकेंस है 75 का सिग्निफिकेंस यही है कि क्योंकि हम 75 ईयर्स हम अपना इंडिपेंडेंस का जो 75 ईयर्स है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसी के लिए ये नंबर भी हमने चूज किया है। आज के पूरे लेक्चर में हम ये एनालाइज करेंगे कि ये डीबीयूज क्या होते हैं, इन सब का आम आदमी पर यानी मुझ पे और आप पर क्या फर्क पड़ेगा, किस तरीके से हमें ये बेनिफिट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट या फिर डीबीयू हैं, जो आगे के लेक्चर में मैं इनको डीबीयूज ही बोलूंगी, तो डीबीयूज का जो कॉन्सेप्ट है या फिर इनको जो लॉन्च किया गया, ये बजट 2022 के दौरान इसको लॉन्च किया गया। इसके लॉन्च करते टाइम जो हमारी सरकार का विजन था या एम था वो ये था कि हमें बैंकिंग की जितनी भी सुविधाएं हैं उनको और ज़्यादा सुधारना है, उनको मजबूत बनाना है, अपने बैंकिंग सिस्टम को हमने मजबूत बनाना है और अपने बैंकिंग सिस्टम में एक पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के शब्द हैं। चलिए, हम सबको पता है कि अगर हम अपने घर की बात करें, अगर हम अपने घरों से ही शुरू करते हैं, अगर हमें बैंक जाना होता है या फिर मान लीजिए किसी को पैसे ट्रांसफर करवाने हैं, राइट, और अभी भी हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने की वजह से हम यही प्रेफर करते हैं कि अगर पैसे ट्रांसफर करवाने हैं तो हम बैंक जाएं और जो वो फॉर्म भरना पड़ता है, आरटीजीएस से करवा रहे हो, जैसे भी करवा रहे हो, वो फॉर्म भर के और हम उसके थ्रू पैसे ट्रांसफर करवाएं, ना कि हम नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर करें। ठीक है, हालांकि अभी ये चीजें बढ़ रही हैं, बट फिर भी अभी भी जो ज्यादातर नंबर है, हमारा जो ज्यादातर पॉपुलेशन है, वो आज भी मैनुअल कामों में ज्यादा विश्वास करती है या फिर वो ज्यादा उनको आसान लगता है ये सब चीजें करवाना, राइट। बट हमारे देश में ऐसे दो घटनाएं घटी जिनकी वजह से जो हमने डिजिटल को एक तरीके से अपनाना शुरू किया है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और उसमें जो सबसे पहली घटना है वो है डीमोनेटाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज कोविड के बाद और डीमोनेटाइजेशन के बाद जो डिजिटाइजेशन है बहुत सारे सेक्टर्स का, इंक्लूडिंग द बैंकिंग सेक्टर, इंक्लूडिंग द मनी सेक्टर, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और आरबीआई की एक रिपोर्ट है जिसने यही सेम दर्शाया है जो मैंने अभी आपको बताया है। आप ये ग्राफ यहां पर देख सकते हैं, आरबीआई के द्वारा निकाला गया ये ग्राफ है, जहां पर आप यहां पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हम यूपीआई की बात करते हैं। आप यहाँ पर 2015-16 में देख सकते हो कि यूपीआई एकदम ही गायब है। उसके बाद 16-17 में थोड़ा सा यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शंस शुरू होते हैं हमारे देश में, और फिर ये बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पर 18-19 में देख सकते हो कि यूपीआई जो है ट्रांजैक्शंस के मामले में, अगर हम दूसरे सिस्टम्स के साथ या दूसरे आप बोल सकते हो चैनल्स के साथ कंपेयर करें, तो यूपीआई सबसे ज्यादा लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। और ये तो 2019 तक का ही डेटा है, अभी 2022 तक तो और भी ज्यादा चीजें बढ़ चुकी हैं या फिर इंक्रीज हो चुकी है, राइट। अगर मैं ई मनी का डेटा भी आपको दिखाना चाहूं तो ये ब्लू में आपको ई मनी दिख रहा है, जो अगेन आप फिर से देख सकते हो 14-15 में काफी कम था, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ और आज हम काफी ज्यादा ई मनी का यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली डिजिटाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर का एक काफी अहम पार्ट बन चुका है। बट फिर भी मैं ये कहूंगी कि हमें बहुत ज्यादा अभी बहुत लंबा जो अभी सफर है वो तय करना है। मैं शुरू से आपको डीबीयूज की बात कर रही हूँ कि डीबीयूज खोले हैं 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 जगह पर। ये डीबीयूज होते क्या हैं, ये यूनिट्स होती क्या हैं, तो आप उसको समझने के लिए आप ये पिक्चर देखिए। ये इस तरीके की कुछ यूनिट्स होती हैं जिनको सेटअप करा जाता है अलग अलग जगह, राइट। आपको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए ये जानना पड़ेगा कि एक हमारा बैंकिंग सेक्टर में एक फिजिकल स्फेयर होता है। फिजिकल स्फेयर का मतलब आपका बैंक, आपकी जो बैंक की ब्रांच होती है जो शायद आपके घरों के पास होगी या फिर आपके शहरों में, आप जहां भी आप रहते हो, आपका प्रॉपर बैंक जिसको हम फिजिकल स्फेयर कहते हैं, कि आप वहां जाते हो, आपको लोन लेना है, आप वहां जाके लोन लेते हो, आपको पैसे ट्रांसफर करवाने हैं, आपको अपना चेक डिपॉजिट करना है, जितनी भी सर्विसेज बैंक देता है आप बेसिकली बैंक के द्वारा सारी ये मैनुअली चीजें करते हो, राइट। ऑन दी अनदर हैंड
एक होता है डिजिटल स्फेयर। मान लीजिए यहां तो आप पैसे ट्रांसफर करवा रहे हो बैंक में जाके, खुद जा रहे हो आप, ठीक है, मैनुअली सारा काम हो रहा है। यहां पर आप घर पे बैठ के अपने फोन से नेट बैंकिंग के थ्रू सारी चीजें कर रहे हो। ये हो गया डिजिटल स्फेयर। इन दोनों के बीच का एक सेक्टर होता है या फिर इन दोनों के बीच का एक स्फेयर है जिसको हमने फिजिटल बोला है। फिजिटल मतलब जिसमें फिजिकल कंपोनेंट भी है और डिजिटल कंपोनेंट भी है, यानी आपको सारी डिजिटल वाली फैसिलिटीज इन मशीन्स में मिलेगी या फिर इन यूनिट्स में मिलेगी जो मैंने अभी दिखाया। डिजिटल फैसिलिटीज आपको यहां पर प्रोवाइड करी जाएगी, बट उसके साथ साथ आपको फिजिकल असिस्टेंस या फिर बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं वो आपको यहाँ पर असिस्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा कम है, लोगों को मशीन्स यूज़ नहीं करनी आती। तो लोगों की हेल्प करने के लिए ये यूनिट सेटअप करी गई है जिसको हम फिजिटल बोल रहे हैं, यानी कि डिजिटल कॉम्पोनेंट भी है इसमें और फिजिटल भी है। फिजिटल कैसे कि बैंक के एम्प्लॉयज आपको यहाँ पर आके असिस्ट करेंगे ताकि आप चीज़ों को सीख लें और कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार का विजन है कि इसको हर एक गांव तक पहुंचाना है, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, वो हम अचीव कर पाए। राइट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब सवाल आता है कि ये डीबीयूज जो है, इन डीबीयूज के द्वारा या फिर इन यूनिट्स में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अब अगर आपको पासबुक प्रिंट करवानी हो तो अब आपको बैंक में जाके वो लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इन मशीन्स पर जाके और अपनी पासबुक प्रिंट करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना हो तो वो भी पॉसिबल है इन डीबीयूज में, राइट। उसके अलावा आपको एफडी के लिए जाना हो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स के लिए जाना हो तो वो भी इन डीबीयूज में पॉसिबल है, राइट। पासबुक हम बता चुके हैं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ें जो हैं अगर इशू होनी है वो भी इन यूनिट्स के द्वारा इशू हो सकती हैं। तो ये एक कॉमन इंसान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये यूनिट्स जो हैं इन सब तरीके के काम में सक्षम है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की जो कि बेनिफिट ही हैं इन यूनिट्स के, और उसमें सबसे पहला है कि ये जो यूनिट्स हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट। उसके साथ साथ ये पेपरलेस है, यहाँ पर कोई पेपर का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, और कन्वीनियंट भी ये हैं। कन्वीनियंट अगर नहीं भी है तो इनको बनाने की कोशिश जारी है कन्वीनियंट के हिसाब से, इन द सेंस कि अगर कोई भी वहाँ पर इंसान जाता है जिसको ये मशीन ऑपरेट करनी नहीं आती तो उसको फिजिकली असिस्ट किया जाता है, मैनुअली असिस्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, ताकि जो कन्वीनियंस वाला एंगल है वो बेटर किया जा सके आम जनता के लिए, ठीक है जी। उसके बाद इन यूनिट्स को किसी भी रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में या टियर 3 जो सिटीज होती हैं उनमें सेटअप करना भी काफ़ी आसान है। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि किस तरीके से आसान है। उसके बाद सीनियर सिटीजन्स को भी काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ होगा, क्योंकि अब आपको, अगर आपकी बैंक की ब्रांच बहुत दूर है तो आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, इतनी दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर ही आप इन यूनिट्स के द्वारा ही आप अपने काम करवा सकते हो पास में, ठीक है। चलिए, और इसके बाद फाइनली हमारी जो अवेयरनेस है डिजिटल पेमेंट को लेके, क्योंकि हम यहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे, तो हमारी खुद की अवेयरनेस डिजिटल पेमेंट को लेके भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। इसके साथ साथ अभी हमारे सेंट्रल बैंक ने भी एक चीज़ बोली थी, आरबीआई गवर्नर का ये स्टेटमेंट है कि इसके द्वारा लोन्स भी दिए जा सकते हैं बहुत सारे सेक्टर्स को, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, राइट। अब दो चीज़ें और हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारी डीबीयूज के लिए ही हैं कि हमें वो किस तरीके से और मदद करती हैं या फिर किस तरीके से वो बेनिफिशियल हैं। उसमें सबसे पहला आता है कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए, बैंक, एक प्रॉपर बैंक को स्थापित करने के लिए या एक प्रॉपर बैंक को खड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, अगर हम उसको इन यूनिट्स के साथ कंपेयर करते हैं तो बेसिकली इन यूनिट्स का जो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम होता है इफ़ वी कंपेयर इट विद दी फुल साइज्ड बैंक। तो यहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और देखिए, ये हम सिर्फ आम जनता को ही हेल्प नहीं करेगा, ये बैंक के एम्प्लॉयज़ को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप सोच के देखिए कि बैंक के एम्प्लॉयज़ के पास बहुत ज़्यादा काम होता है, राइट। अब उनको बीच बीच में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे ये वाली चीज़ें जो डीबीयूज कर सकता है, जैसे पासबुक प्रिंट करवाने के लिए हम बैंक में पहुंच जाते हैं, अकाउंट खुलवाने के लिए पहुंच जाते हैं, तो अभी ये वाला जो इन सब कामों का जो बर्डन है वो डीबीयूज के द्वारा शेयर कर लिया जाएगा, तो बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं डेफिनेटली उन पर भी बर्डन कम होगा। तो ये सिर्फ आम जनता के लिए नहीं बेनिफिशियल है, बाकी बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। और फाइनेंशियल लिटरेसी को भी, क्योंकि हम वहाँ जाके सीखेंगे चीज़ें तो वहाँ भी हमारी मदद होने वाली है।
राइट और उसके बाद हमारा जो आउटलुक है, हमारा जो रवैया है डिजिटल बैंकिंग को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं बदलेगा। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे घरों से ही हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं। राइट अगर आपने कोविड से पहले या फिर कोविड के दौरान अगर आपने देखा होगा कि बैंकों में हम नहीं जा सकते थे, बहुत सारी चीजें हमने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करी है। राइट तो अगर चाहे ना चाहे, बेशक प्रेफरेंस कोई भी हो, हमारे जो एल्डर्स हैं उनकी प्रेफरेंस कोई भी हो, प्रेफरेंस हमेशा यही रहती है कि बैंक में जाके हम सारे काम करवा के आए, हम फोन से नहीं कर सकते। ठीक है, वो उनको ज्यादा ठीक नहीं लगता है, बेसिकली वो एक्सेप्टेबल अडेप्ट नहीं कर पाए हैं इस चीज को। राइट तो बट डेफिनेटली वो धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं, जैसे कोविड जैसी समस्याओं ने उन्हें अडेप्ट करवा दिया, या फिर हम ये बोल सकते हैं। तो कोविड जैसे समय पर आपने देखा होगा कि जो हमारे जो खुद के जो एल्डर्स हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये नेट बैंकिंग को और डिजिटल चीज़ों को अपनाना कहीं ना कहीं धीरे धीरे शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा आउटलुक है डिजिटाइजेशन की तरफ, ये लोगों का चेंज हो रहा है। राइट चलिए, अब क्योंकि हम सारे बेनिफिट्स डिस्कस कर चुके हैं कि क्या इनके फायदे होंगे, किस तरीके से ये हमें एक आम आदमी को और बैंक के एम्प्लॉयज़ को और पूरे देश को किस तरीके से मदद करने वाला है, अब क्वेश्चन आता है कि इसके कुछ कॉन्स क्या हैं, इसके कुछ या फिर अभी क्या कुछ दिक्कतें हैं जो इसको अचीव करने में, या फिर क्या कुछ हर्डल्स हैं जो कि इसको अचीव करने में हमें आ सकती है। सबसे बड़ा तो है जी इंटरनेट का पेनिट्रेशन हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कम है। बहुत ही मेगा सिटीज़ में ही बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट का कनेक्शन या फिर इंटरनेट पेनिट्रेशन कम है। अगर हम रिमोट एरियाज़ की बात करें, अगर हम गांव देहात की बात करें, तो वहाँ तो एकदम ही काफ़ी ज़्यादा अभी भी बुरी हालत है। तो दैट इज़ वन पॉइंट विच वी नीड टू वर्क अपॉन, वहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो एक इंटरनेट पेनिट्रेशन की ज़रूरत है, स्पेशली जो टियर 3 सिटीज़ होती हैं वहाँ पर। उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस की भी हमें यहाँ पर ज़रूरत है, हमें उनको बताने की ज़रूरत है कि डिजिटाइजेशन के ये फ़ायदे होते हैं, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। उसके बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है सिक्योरिटी का या फिर प्रिवेसी का। राइट तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिनको हमने ओवरकम करना है। डीबीयूज को सेटअप करते हैं या फिर डिजिटाइजेशन को अपने देश में हम प्रमोट करते हैं, तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये हमें डेफिनेटली केटर करने पड़ेंगे, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। बट मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि अगर कोई ऐसा हम कुछ रिवोल्यूशन ला रहे हैं अपने देश में, आप बोल सकते हो, तो चैलेंजेस हर चीज में आते हैं। उन चैलेंजेस को डेफिनेटली उनसे हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उनको ओवरकम करने की सोचना चाहिए। उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं उस चीज़ के सॉल्यूशंस के साथ आना चाहिए। एंड आई रियली विश एंड आई रियली होप कि जो हमारी गवर्नमेंट का विजन था ये 75 डीबीयू सेटअप करते टाइम, वो डेफिनेटली हम अचीव कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैं कल फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।